Good morning, dear students. Myself, Dr. Avnish Sharma, Associate Professor in Chemistry, MLB, Government College, भीलवाड़ा। हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का जो चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें लास्ट टाइम पे हमने हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के जो हाइब्रिडाइजेशन थे, संकरण थे, उनके बारे में हमने जाना। sp3, sp2, sp sp2, sp3d2 इनके बारे में जाना कि ये कैसे ज्यामिति का निर्धारण करते हैं, कैसे इसमें दिशात्मकता काम आती है, क्या बॉन्ड एंगल्स होते हैं और कैसे बॉन्ड एंगल्स चेंज होते हैं ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आज हम ये देखेंगे कि हमें अगर ये पता करना हो कि किसी की भी केंद्रीय परमाणु में कौन सा संकरण है, क्योंकि मैंने बताया कि संकरण हमेशा केंद्रीय परमाणु के अंदर होता है, तो ये पता लगाने का क्या फॉर्मूला है, क्या ट्रिक है ना? तो आज हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको स्लाइड शेयर करता हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके, तो यहाँ हमने पढ़ लिया था, मैंने ये आपको ग्राफ थोड़ा जो अपना डायग्राम है वो डिस्कस कर लिया था कि कैसे हम एक एस ऑर्बिटल से और सारे जितने भी हमारे हाइब्रिडाइजेशन है उनको हमने देखा कैसे कैसे उसमें ऑर्बिटल जुड़ते जाते हैं और वो अलग अलग तरह का संकरण बनता जाता है। और मैंने ये बताया था आपको, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, एक बार और कह देता हूँ कि संकरण एक अवधारणा है। ठीक है, ये थ्योरी है जो हमने समझाने के लिए कि हमें ऐसा अगर मिलता है कोई बॉन्ड एंगल, कोई बॉन्ड लेंथ, उसकी बॉन्ड एनर्जी, कुछ हमें अगर एक्सपेरिमेंटल जो हमारे पास डाटा आया है उसको एक्सप्लेन करने के लिए अवधारणा दी गई है। तो इसको ज्ञात करने के उपाय क्या है? क्या हम जान सकते हैं कि किसी भी सेंट्रल जो एटम है उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? तो इसका एक ट्रिक है, दो नियम है, वो मैं आपको डिस्कस करूंगा एक वन बाय वन। तो कुछ ऐसे शॉर्टकट्स हैं जिनसे हम संकलन को जान सकते हैं। ये एक मॉलिक्यूल है, एक कॉम्प्लेक्स का मॉलिक्यूल है जिसमें काफी सारे कार्बन हमें दिखाई दे रहे हैं। इस मॉलिक्यूल का नाम नहीं बताना है हमें, मैं जस्ट ये मॉलिक्यूल इसलिए दिया है कि अगर इसमें जिन कार्बन पे नंबर डाला हुआ है, जैसे एक सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट्थ, नाइन, 10, और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि ये जो नंबर डाला हुआ है इन कार्बन जो केंद्रीय परमाणु है इनका संकरण बताइए, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, इसका बहुत ही सिंपल मेथड है। ठीक है, अगर इसका संकरण हमें ज्ञात करना है तो कुछ स्टेप्स हैं वो हमें फॉलो करनी होंगी और हम लगभग एक्चुअल बता सकते हैं। बहुत कम गलत होता है, वो कुछ एक्सेप्शंस हैं यहाँ पर, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, बट ज्यादातर ये सही होता है। सबसे पहले हमें इसका एक टर्म है स्टेरिक नंबर। ओके, दिस इज स्टेरिक नंबर। तो स्टेरिक नंबर हमें ज्ञात करना होगा। तो स्टेरिक नंबर क्या है? स्टेरिक नंबर है परमाणुओं की वह संख्या जो कि उस परमाणु से जुड़ी हो जिसका कि हमें संकरण ज्ञात करना है। अर्थात जो केंद्रीय परमाणु है हमारा, केंद्रीय परमाणु जिसके लिए हमें संकरण निकालना है, उस केंद्रीय परमाणु से कितने परमाणु जुड़े हैं, ये हमें सबसे पहले पता लगाना होगा। ठीक है, ये इसको देख के पता लग रहा है ना। दूसरा, अगर उस पे कोई एकल युग्म है, लोन पेयर है, तो उसकी संख्या भी हमें चाहिएगी। ये है लोन पेयर की संख्या चाहिएगी। ठीक है, तो केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए परमाणु की संख्या कैसे पता लगाएंगे? जैसे सपोज कीजिए आपको ये एक 10 नंबर का कार्बन है, इस पे कितने परमाणु जुड़े हुए हैं अगर ये मैं आपसे पूछूं तो कितने हैं? 2 परमाणु इससे जुड़े हुए हैं। कौन कौन से? एक तो कार्बन जो इससे डायरेक्टली जुड़ा है, दूसरा ये कार्बन जो इससे डायरेक्टली जुड़ा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस कार्बन की, इस कार्बन पे 4 परमाणु जुड़े हुए हैं, 3 तो ये हाइड्रोजन हो गए, एक ही कार्बन हो गया। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल हमने लिए हैं उदाहरण के लिए। जैसे सपोज ये हमारा सेंट्रल परमाणु है, केंद्रीय परमाणु है, और हम इसके लिए पूछे स्टेरिक नंबर कितना है, इसके लिए स्टेरिक नंबर होगा 2, क्योंकि इससे 2 परमाणु जुड़े हैं। ठीक है, यहाँ पर भी स्टेरिक नंबर होगा 2। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 2 3 वही 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 1 2 एंड 3, यहाँ पर 3 है, ये गलत लिखा है, 3 होगा। ठीक है, तो स्टेरिक नंबर क्या है? कितने परमाणु जुड़े हैं। इंपॉर्टेंट एक और चीज यहाँ पर अगर द्वि या डबल या ट्रिपल बॉन्ड कोई है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें सिर्फ जितने परमाणु जुड़े हुए हैं उनकी संख्या का पता करना है। जैसे कि इस HCN के केस में हमने देखा
हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि इस C से कितने परमाणु जुड़े हैं, हमें या इस डबल या ट्रिपल बॉन्ड से हमें कोई भी लेना देना नहीं है। ओके, तो यहाँ पर स्टेरिक नंबर हमने पता कर लिया। अब सिंपली अगर स्टेरिक नंबर हमारा 4 आता है, 4 आता है, तो वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा। अगर स्टेरिक नंबर 3 आता है तो वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। अगर स्टेरिक नंबर 2 आता है तो वो sp हाइब्रिडाइज होगा। तो अगर हम जो हमारा मॉलिक्यूल था ये वाला, इसको अगर देखें तो इसका सॉल्यूशन अगर देखें सवाल का, तो ये इसका सॉल्यूशन आता है। तो आप करके देख सकते हैं कि जैसे ये sp3 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर जो स्टेरिक नंबर है, अगर स्टेरिक नंबर की हम बात करें तो वो आता है 3 इससे हाइड्रोजन जुड़े हैं, एक कार्बन जुड़ा है, तो 4 लोन पेयर को यहाँ पर है नहीं, 0 दैट इज इक्वल टू 0, सो दिस इज ए sp3। कोई और भी ले सकते हैं, जैसे सपोज एक sp2 का उदाहरण लेके देखें, ये वाला, जैसे ये उदाहरण लें हम, ठीक है। तो इसमें एक कार्बन कितने 1 2 3 से जुड़ा है, ठीक है। तो स्टेरिक नंबर हो जाएगा इसका 3, लोन पेयर कोई है नहीं, दैट इज इक्वल टू 4, सो इट इज sp2 हाइब्रिडेशन, ठीक है। ऐसे ही एक sp का उदाहरण लेके देखते हैं, जैसे ये sp है सपोज, इसकी हम बात करें तो ये कितने कार्बन से जुड़ा है, एक इधर और एक इधर, 2 परमाणु से जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए 2 प्लस लोन पेयर कोई है नहीं, 0 दैट इज इक्वल टू 0, सॉरी ये 3 है, 2, तो दैट इज इक्वल टू sp हाइब्रिडाइजेशन, है ना। तो इस तरह ये होता है। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पर इस ऑक्सीजन की, ये कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है ना, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर स्टेरिक नंबर है दैट इज इक्वल टू, ये 2 परमाणु से जुड़ा है, एक इससे और एक इससे, तो 2 प्लस 2 इसके पास लोन पेयर हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा sp3। तो ये एक तरीका है ना। इसका एक अपवाद है, अपवाद तब होता है जब यहाँ पर रिजोनेंस पॉसिबल हो या शिफ्टिंग हो या फिर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल हो। तो जैसे एक एग्जांपल दिखाता हूँ कैसे अपवाद होता है। जैसे ये है हमारा, अगर हम इससे बात आपसे कहें कि इसका आप हाइब्रिडेशन बताइए, ठीक है, हाइब्रिडेशन बताएंगे तो इस नाइट्रोजन अगर सेंट्रल एटम है सपोज, इसका हाइब्रिडेशन में बताना है, तो क्या होगा, 2 परमाणुओं से जुड़ा है, स्टेरिक नंबर इसका हो जाएगा 2 प्लस एक इसके पास लोन पेयर है 1, दैट इज इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा सॉरी एक कार्बन भी है यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 4, जैसे हम इसको रब कर लेते हैं, कंफ्यूज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन का स्टेरिक नंबर अगर देखें तो 4 1 2 3 3, तो ये परमाणु से जुड़ा है, प्लस एक इसमें लोन पेयर है दैट इज इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा sp3, है ना, sp3 हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, रिजोनेंस पॉसिबल है, रिजोनेंस या शिफ्टिंग पॉसिबल है। तो ये जो इसका लोन पेयर है ये इधर शिफ्ट कर जाता है, ठीक है, ये इस पे बॉन्ड चले जाता है, डबल बॉन्ड इसके ऊपर चले जाएगा, और ओ के पास नेगेटिव चार्ज आता है, एन के पास पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहाँ अगर हम देखें इस जगह पे, तो क्या हो रहा है, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर था वो जा चुका है, ये पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। तो अब क्या हुआ, नाइट्रोजन कितने एटम से जुड़ा है, इसके लिए स्टेरिक नंबर की अगर बात करें वो हो जाएगा 3 प्लस 0, लोन पेयर यहाँ गायब हो चुका है ही नहीं, ये क्या हो जाएगा sp2 हाइब्रिडेशन। तो ऐसे कंपाउंड्स में ये थोड़ा वेरी कर जाता है, इसको पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, अदरवाइज ये सही ट्रिक है, इससे काफी हद तक सही हाइब्रिडेशन निकलता है। एक तो मेथड ये हो गया है ना स्टेरिक नंबर वाला। दूसरा मेथड है, उसका फॉर्मूला है V प्लस m माइनस C प्लस A डिवाइडेड बाय 2, ओके, और 0.5 यहाँ लिया, जैसे मैंने 0.5 की बात है, ठीक है। तो V प्लस एम माइनस सी प्लस ए डिवाइडेड बाय 2। तो V है यहाँ पर जो केंद्रीय परमाणु है उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितने वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन उसके पास प्रेजेंट हैं, पहली चीज। दूसरा M क्या है, M यहाँ पर है कितने एकल संयोजी परमाणु उस केंद्रीय परमाणु से जुड़े हैं। एकल संयोजी परमाणु कौन से होंगे, क्षार धातु जैसे सोडियम है, हाइड्रोजन की बात करें,
और समूह 17 के तत्व हैं जो कि हैलोजेंस होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, है ना, ठीक है, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये जो होते हैं। तीसरा सी, सी यहां पर है कुल धनायन पर आवेश। अगर धनायन है तो उस पर आवेश कितना है। ए है कुल ऋणायन का आवेश, ठीक है। ये चार चीजें हैं। तो ये चार चीजें अगर हमें पता हो, इन चार चीजों को हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और इस फॉर्मूले को इस दो से डिवाइड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करके या ऐड करके। और अगर हमारे पास निकल के जो रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट अगर 2 है तो वो sp हाइब्रिडेशन होगा, 3 है तो sp2 हाइब्रिडाइज होगा, 4 है तो sp3 हाइब्रिडाइज होगा, 5 है तो sp3d होगा, 6 है तो sp3d2 हाइब्रिडाइज होगा। तो ये काफी ऑथेंटिक मेथड है ना। तो जैसे सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है, CH4 के लिए निकाला है, जैसे हमने CH4 के लिए निकालना है, ठीक है। तो CH4 में कॉन्फ़िगरेशन इसका अगर लिखें तो 1s2 2s2 एंड 2p4, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं p में, उनके नियम के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे आके पेयरिंग हो गया एक में, बाकी 2 अनपेयर्ड है ना, ये भी अनपेयर्ड है, 2 अनपेयर्ड है और एक में पेयरिंग हो रखा है। ओके, इस तरह। तो अगर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की हम बात करें, ठीक है, तो कितने हैं इसके बाद, सॉरी ये 2p2 है ना, यहाँ तो 4 नहीं है, कार्बन है ना, जस्ट अ मिनट। मैं आपसे कंफ्यूज हो गया था, सॉरी। हाँ, तो ये तो कार्बन है, कार्बन का तो 6 एटॉमिक नंबर होता है, 6 एटॉमिक नंबर है, उसको हमने फुल किया तो 2p2 हो गया। तो जो वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन है इसके बाद कितने हैं, 4 हैं, जो कि इस तरह भरे होते हैं 2p2, ठीक है। 4 वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन, तो V इजिकल टू उसके लिए हो गया हमारे पास 4। अब m की बात करें तो m है एकल संयोजी परमाणु की संख्या। तो कार्बन से यहाँ पर 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, तो जो m है उसकी वैल्यू यहाँ होगी सिंपली 4। अब इस पे कोई आवेश तो है नहीं, तो C इज इक्वल टू 0, A इज इक्वल टू 0। तो ओवरऑल अगर फॉर्मूले में हम इसको पुट करें तो हो जाएगा ये 4 + 4 - 0 + 0 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 4। तो अगर 4 आता है तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। तो एज सिंपल एज इट लुक्स, जैसा ये दिखाई दे रहा है उतना ही ये सिंपल है, बहुत इजीली हमें इससे पता लगता है। एक और हम इसमें एग्जांपल देखते हैं, और एग्जांपल हम देखते हैं, हमने ऊपर हाइब्रिडेशन पढ़े, किसी एक का निकाल के देखते हैं कैसे निकलता है, मुश्किल और आसान जो भी है। जैसे जीनोन फ्लोराइड है, ठीक है, तो इसका सेंट्रल एटम हो गया जीनोन। तो इसमें कौन सा संकरण है अगर हमसे पूछा जाए, ठीक है, उस फॉर्मूले को अगर हम यूज करें यहाँ पर, तो वैलेंस शेल कितने हैं इसके पास, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन V इज इक्वल टू हो गया इसके पास 2 3 4 5 6 7 8, ओके 8 हो गया। और कितने एटम से जुड़ा है ये एक संयोजी, 2 से, ठीक है, 2 हो गए ना फ्लोरीन फ्लोरीन, तो ये हो गया 2, m इज इक्वल टू 2। A और C दोनों 0 हैं, इन पर कोई चार्ज तो है नहीं, तो दैट इज इक्वल टू 8 + 2 डिवाइडेड बाई 2, तो दैट इज इक्वल टू 5। तो रिजल्ट 5 आ रहा है। अब हम देखते हैं क्या है, 5 में क्या था, sp3d, देख लेते हैं। हाँ 5 आ गया ना, तो 5 क्या है, sp3d। तो xenon fluoride इज sp3d हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, देखते हैं सही है क्या, sp3d, ओके। ये F2 है, और ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन था, दिस इज sp3d, ओके। तो इस तरह हम हाइब्रिडेशन निकाल लेते हैं। तो आज हमने छोटी सी क्लास रखेंगे, आज हमने सिर्फ ये जाना कि हम संकरण को कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सा संकरण उस मॉलिक्यूल के अंदर है। तो एक तो हमने मेथड देखा स्टेरिक नंबर से निकालना, जिसमें कि हम उस केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए परमाणुओं को गिनते हैं और लोन पेयर को गिनते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। उन दोनों की संख्या अगर 2 3 4 आती है तो sp2 sp3 sp
sp, ये हाइब्रिडेशन हो जाते हैं। और अगर दूसरा एक मेथड और है जिसमें हमने एक फॉर्मूला बताया आपको, जिसमें कि v प्लस एम माइनस सी प्लस ए, v संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, m उससे एकल संयोजी जो परमाणु जितने भी जुड़े हुए हैं उनकी संख्या, माइनस सी उसका धनावेश का आवेश और धनायन का आवेश, और ए ऋणायन का आवेश। ठीक है, तो ये हमारा हाइब्रिडेशन इससे निकल सकता है। तो इन मेथड से हम हाइब्रिडेशन के बारे में पता लगा सकते हैं केंद्रीय परमाणु में कौन सा हाइब्रिडेशन या संकरण है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी को, जो कि संयुक्ता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत कहलाता है हिंदी में। और इससे किसी भी मॉलिक्यूल की ज्यामिति होती है वो निर्धारित होती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और जो VSEPR थ्योरी दोनों कंबाइंडली मिलकर जो बॉन्डिंग है उसको एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, इसके बाद में आती है MOT। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे VSEPR थ्योरी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।